वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए यूजर्स के लिए एक बार जल्दी से सब्सक्रिप्शन मॉडल को रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जिस भी पर्टिकुलर डिवाइस पे आप क्लासेस को देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस में प्ले स्टोर को खोलिए और वहाँ पे सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ये हमारी ऐप का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ ऐसी दिखने वाली ऐप मिल जाएगी जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद क्या करना होगा, जाहिर सी बात है आपको खोलनी होगी ऐप। जैसे ही ऐप आप खोलते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस कौन सी कैटेगरी है, वो कैटेगरी है जहाँ पे सारे के सारे एजुकेटर्स, CA के प्लस एजुकेटर्स, सारे के सारे एजुकेटर्स अपना पूरा का पूरा कोर्स रोल आउट करते हैं। उसके साथ साथ हर कोर्स में, हर सेशन के अंदर जो भी चीज़ से पढ़ाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट से पढ़ाते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आप पर्सनली अपने पास डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो प्लस कैटेगरी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, उसमें पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। यानी कि CA फाइनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, जो भी कैटेगरी को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और मज़े की बात, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कौन से सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। क्यों? अनअकैडमी पे जितनी भी आप पेमेंट करेंगे वो किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर टीचर स्पेसिफिक पेमेंट नहीं होने वाली, कैटेगरी स्पेसिफिक होगी। अगर आप CA फाइनल कैटेगरी को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो CA फाइनल कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे सबकी क्लासेस आप देख सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ऑन द नंबर ऑफ व्यूज़ और द काइंड ऑफ कंटेंट जो भी आप लेना चाह रहे हैं। जैसे ही आप CA फाइनल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा जाएगा, आप इस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में करना क्या चाहते हैं। तो आप क्लिक कर सकते हैं ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। द मोमेंट यू डू दिस, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। 1 मंथ के लिए लेना चाहेंगे सब्सक्रिप्शन तो 4500 पर मंथ में मिल जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स आप इंक्रीज करते जाएंगे पर मंथ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आप 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मोटे मोटे तौर पे 1500 to 2000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे पर मंथ बेसिस पे। और इसमें भी फर्दर आपको 10% डिडक्शन मिल सकती है, 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? ये कोड अप्लाई करके, विच इज़ साहिल CA। अगर आपको हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी लगती है तो आई वुड अर्ज यू टू कंसिडर सब्सक्राइब। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कड़ी में हल्की सी डिस्कशन करते हैं अबाउट सेक्शन 5। सेक्शन 5 आपको लगेगा कि ये तो बेसिक्स है सेक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में क्या डिस्कशन करने की ज़रूरत है, ये तो हमें आता है, या तो आपने पढ़ रखा है या फिर नहीं पढ़ रखा। लेकिन स्टिल जिन्होंने पढ़ भी रखा है उनको मैंने काफ़ी बार देखा है पेपर में कन्फ्यूजन क्या होती है। आपको ये तो पता होता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस अगर ये होगा तो ये इनकम्स आपकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ऐड हो जाएंगी, यानी कि टैक्स हो जाएगी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता कि एक्रूवल का मतलब क्या है, इनकम एराइज कहाँ पे होती है, इनकम रिसीव कहाँ पे मानी जाती है। ये सब बेसिक्स नहीं पता। बस ये पता है कि इनकम एक्रूवराइज इंडिया में हो गई या फिर रिसीव इंडिया में हो गई तो हर केस में ही टैक्स होगी। रिसीव बाहर हुई है तो ये होगा, एक्रू बाहर हुई है तो ये होगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि एक्रू कौन सी कंट्री में होती है इनकम? क्या आपको पता है अभी तक एक्रूवराइज कौन सी कंट्री में इनकम होती है? शायद नहीं पता होगा। तो उसी चीज़ पे हल्की सी क्लैरिटी लेंगे। सेक्शन 5 को इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिटेल में समझेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से देखेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, डिटरमाइनिंग स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इनफैक्ट इस लेक्चर के बाद कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि सेक्शन 6 के तहत कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस क्या बनाए गए हैं CA फाइनल लेवल पे, जिसमें जिनको लगा कि हम क्या करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं किसी भी SSC का। तो बेसिक्स के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस, उनमें रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले एक बार हल्की सी बात कर लेते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 5, जो कि किस चीज़ के बारे में बताता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बताता है। यानी कि ये आपको बताता है कि आपकी टोटल इनकम में कौन सी चीज़ें ऐड होने का स्कोप है, विच इज़ वाई द नेम स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और टोटल इनकम क्या होता है, वो इनकम जिसपे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स लगने वाला है, यानी कि टैक्सेबल इनकम। तो टोटल इनकम में क्या क्या ऐड होने वाला है सेक्शन नंबर 5 बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द SSCs जो भी टैक्स पेयर की तरह टैक्स पेयर की कैपेसिटी में कुछ भी देने वाले हैं साल के दौरान, जिन्होंने कोई भी इनकम कमाई है साल के दौरान। तो अगर आपने कोई भी इनकम कमाई है साल के दौरान, आप देखना चाह रहे हैं कि वो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हो सकती है या नहीं हो सकती है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 5 जो कि क्या बोलता है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस टेबल के थ्रू। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपके कि एक्रूवल, अराइजिंग, इन सब का मतलब क्या होता है, रिसीव कौन सी कंट्री में इनकम मानी जाती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आएंगे इस टेबल पे, क्योंकि ये टेबल तो बेसिक सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप प्रैक्टिकली किसी इंसान को कंसल्टेंसी देना चाहते हैं। इंटर लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता मैं इस चीज़ पे, बिकॉज इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करना, ये सारी चीज़ें आना, इनके पीछे लॉजिक पता होना, ये सब काफ़ी है। लेकिन आप CA फाइनल लेवल पे हैं, आपको एक्सपर्ट का टाइटल दे दिया जाएगा द मोमेंट यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और एक्सपर्ट अगर आप अपने आप को मानना चाहते हैं, एक्चुअली दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं कौन सी इनकम में, किसी भी इनकम को बोला जाता है, कौन सी कंट्री में बोला जाता है कि ये इनकम रिसीव करी गई थी, एंड कौन सी कंट्री में सेम इनकम को बोला जाता है ये पर्टिकुलर इनकम एक्रू या फिर अराइज हुई थी। तो देखिए पहला पैराग्राफ,
इन जनरल सेंस एन इनकम इज सेट टू बी रिसीव्ड एट द प्लेस वेयर इट इज़ फर्स्ट रिसीव्ड। मतलब एग्जांपल देता हूँ आपको। लेटेस्ट से मैं लंदन के अंदर रह रहा था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर रह रहा था। वहाँ पे रह के मैंने कोई भी इनकम कमाई, वहाँ पे कोई भी काम करता था, मैं एम्प्लॉयमेंट में था, वहाँ पे रह के मैंने 20 लाख रुपए साल के कमाए। तो मैंने पहली बार रिसीव कहाँ पे करे होंगे 20 लाख रुपए? वहीं पे रिसीव करे होंगे। लेटेस्ट से 20 लाख रुपए मैंने यूके के अंदर रिसीव करे और उसके बाद 10 लाख रुपए मेरी फैमिली को रेमिट कर दिए साल के दौरान मैंने, जो कि इंडिया में रह रही थी। तो मैंने 20 लाख रुपए वहाँ पे रिसीव करे और उस 20 लाख में से 10 लाख रुपए यहाँ पे भेज दिए इंडिया में। तो आप क्या बोलेंगे, 20 लाख रुपए कहाँ पे रिसीव हुए मुझे? ऐसा बोला जाएगा कि 10 लाख लंदन में रिसीव हुए, 10 लाख इंडिया में रिसीव हुए, क्योंकि इवेंचुअली तो 10 लाख रुपए यहीं पहुँच गए ना। पहले आपने यहाँ पे रिसीव करे होंगे पूरे 20 लाख, लेकिन 10 लाख रेमिट कर दिए ना इंडिया में। तो जब रेमिट आपने कर दिए तो उस केस में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 लाख रुपए इंडिया में रिसीव हुए? नहीं। हम जब भी रिसीट की बात करते हैं हम फर्स्ट रिसीट की बात करते हैं, यानी कि वो इनकम पहली बार आपने कहाँ पर रिसीव करी थी। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस कहाँ पर रिसीव करी थी? लंदन में रिसीव करी थी। सो वील वेरी इजीली जंप टू अ कंक्लूजन कि आपकी जो 20 लाख रुपए की इनकम थी पूरी की पूरी आपने लंदन में रिसीव करी है, बिकॉज दैट इज द कंट्री वेयर यू हैव फर्स्ट रिसीव्ड इट। सो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे फर्स्ट मैंने कैपिटलाइज करके भी लिख रखा। आगे बात करते हैं एक्रूअल और अराइजिंग की। एन इनकम इज सेट टू एक्रू और अराइज व्हेन द राइट टू रिसीव सच इनकम एक्रूज और अराइजेज। मार्क करिए यहाँ पे ये वर्ड व्हेन। मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि इनकम कहाँ पे एक्रू अराइज हो रही है, ये बताया जा रहा है कब एक्रू अराइज हो रही है। दोनों में डिफरेंस है, व्हेन और वेयर दोनों में डिफरेंस है। वेयर इनकम एक्रूज और अराइजेस उसकी भी डिस्कशन करेंगे हल्की सी, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इनकम इज सेट टू एक्रू और अराइज व्हेन द राइट टू रिसीव सच इनकम एक्रूज और अराइजेज। यानी कि जैसे ही आपको हक मिल जाता है उस इनकम को रिसीव करने का, हम बोल देते हैं द इनकम हैज़ एक्रूड और इट हैज़ अराइज्ड। दैट इज़ डे टू डे बेसिस पे। आपको डे टू डे बेसिस पे मैंने एक दिन का काम कर लिया तो मेरा हक बन जाता है उस इनकम को रिसीव करने का। बेशक उसी टाइम पे मैं पेमेंट नहीं डिमांड कर सकता, महीना खत्म होने के बाद ही मुझे सैलरी मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही मैंने एक दिन का काम कर लिया, लेटेस्ट से मुझे 4 दिन का काम करने के बाद कंपनी निकालना चाहती है, क्या उन 4 दिनों की तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी कंपनी को? या वो ये बोलेंगे नहीं आपने महीने पूरा काम नहीं करा तो हम तो सैलरी कुछ भी नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, आपको प्रोपोर्शनेटली देनी पड़ेगी। जितना काम मैंने कर लिया उसकी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। विच इज़ वाई व्हाट इज सेड इज डे टू डे बेसिस पे इनकम एक्रूअराइज होते रहती है। अभी हमने किस चीज़ की बात करी? हमने टाइम की बात करी है, नॉट द प्लेस जहाँ पे इनकम एक्रूअराइज हो रही है। प्लेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे दिखाऊंगा कैसे। Similarly, a payment becomes due when the right to enforce payment arises. Due और accrue arise में डिफरेंस समझ आया? डेली बेसिस पे मैं काम करता जा रहा हूँ, लेटेस्ट से मैंने 15 दिन का काम कर दिया, तो 15 दिन का काम करते ही 15 दिन की जितनी मेरी सैलरी बनती थी वो एक्रू अराइज तो हो गई है। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे एक्रू अराइज होती है। जब भी मुझे हक मिल जाता है किसी भी इनकम को रिसीव करने का, हक मुझे डेली बेसिस पे मिल रहा था। लेकिन क्या मैं पेमेंट डिमांड कर सकता था? नहीं डिमांड कर सकता। अगर 15 दिन निकले हैं, मुझे लगता है मेरा बजट कहीं ना कहीं हिल गया है, मुझे थोड़ी पेमेंट एडवांस में चाहिए। वैसे एम्प्लॉयर ने क्या बोल रखा था, महीना खत्म होगा, अगले महीने की 7 तारीख आएगी तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर अगले महीने की 1 तारीख आएगी आपको पेमेंट कर दूंगा, कभी भी पेमेंट कर दूंगा। लेकिन महीना खत्म होने से पहले एडवांस में कुछ भी पेमेंट नहीं करने वाला। पहले काम करोगे फिर पेमेंट आएगी। तो 15 दिन का मैंने काम कर लिया, क्या मैं एम्प्लॉयर के पास जाके बोल सकता हूँ भाई साहब 15 दिन का काम हो गया है, 15 दिन की पेमेंट दे दो? क्या मेरा हक बनेगा कि मैं पेमेंट उससे ले सकता हूँ? और अगर वो नहीं देता मैं उनको कोर्ट में ड्रैग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें क्या लिखा होगा? उसमें एक छोटी सी चीज़ लिखी होगी, भाई साहब जब महीना खत्म होगा तभी आप पेमेंट डिमांड कर सकते हैं, उससे पहले वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू पे। मतलब पेमेंट तो करेंगे ही 15 दिन की, लेकिन कब करेंगे? जब महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार में 30 दिन की पेमेंट करेंगे। और अगर बीच में निकाल देते हैं तो ऑफकोर्स उतने टाइम तक की जितनी भी ड्यू पेमेंट हो जाएगी सारी की सारी आपको मिल जाएगी। तो पेमेंट एक्रूअराइज कब होती है? तब एक्रूअराइज होती है जैसे ही आपको हक मिल जाता है रिसीव करने का। लेकिन ड्यू कब होती है कोई भी पेमेंट? जब एनफोर्स करवा सकें आप पेमेंट। अगर महीना खत्म हो गया है, 1 तारीख आ गई है, जब एम्प्लॉयर ने भी बोला था महीने की पेमेंट कर दूंगा, उस टाइम पे भी अगर मेरा एम्प्लॉयर मना कर देता है कि अभी पेमेंट नहीं कर रहा क्योंकि पैसे की कमी है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, मैं उस इंसान को कोर्ट में ड्रैग कर सकता हूँ और मेरी पेमेंट मुझे मिल जाएगी। तो मेरे को क्या मिल गया? राइट टू एनफोर्स पेमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स, रिसीव्ड, एक्रूअराइज एंड द फाइनल वन इज ड्यू। इन तीनों को अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं किस चीज़ की, एक्रूअराइज कौन सी कंट्री में मानी जाती है इनकम। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही सीए इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस में है, ना ही सीए फाइनल लेवल के सिलेबस में है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। क्यों? सेक्शन 5 में बार बार रेफरेंस आएगा इस चीज़ का कि इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे हो रही है, इन इंडिया हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है, और ये पता कैसे चलेगा? सेक्शन 5 नहीं बताता। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस सब छान के देख लीजिए। हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ की बात करी थी ना, उसमें जितनी चीज़ें आती हैं सबको छान के देख लीजिए। आपको कहीं पे भी नहीं पता चलेगा कि इनकम को कहाँ पे बोला जाता है वो एक्रूअराइज हो रही है।
आपके दिमाग में आएगा सर जहाँ पे पेयर बैठा होगा, यानी कि जो भी इंसान पेमेंट कर रहे हैं इनकम की, वहाँ पे मान लेते हैं इनकम एक्रूअराइज हो रही है। ऐसे नहीं चलता। नहीं तो वो सीधा क्या बोलते हैं, वेयर द पेयर इज, उस जगह को हम बोलेंगे कि वो इनकम एक्रूअराइज होने वाली जगह है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। ऐसी इंटरप्रिटेशन हम खुद से नहीं बना सकते। जब तक कोई भी चीज़ आपको लॉ में क्लियरली डिफाइंड नहीं मिले तब तक अपने दिमाग में एक रूल बना लीजिएगा। खुद से इंटरप्रेट नहीं करनी हमें चीज़ें, हमें कुछ ना कुछ लॉजिक डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन जब तक कोई भी चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हमेशा स्कोप रहेगा इस चीज़ का कि आप कोई ना कोई स्टैंड ले लेते हैं। आप मान लेते हैं ये इनकम यहाँ पे एक्रूअराइज हो रही होगी, वहाँ पे एक्रूअराइज हो रही होगी। आपके इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर वो आपका स्टैंड गलत लगा, उनको लगा इससे कुछ ना कुछ टैक्स बचा जाएगा, वो दूसरा स्टैंड ले सकते हैं, कोर्ट में आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है उन चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो भी लॉ में क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है। एंड लॉ में ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे होती है, रिसीव कहाँ पे होती है। ये तो हमें पता है, जिस कंट्री में पहली बार आपको रिसीव हो जाती है इनकम, उस कंट्री को बोला जाता है कि वहाँ पे इनकम रिसीव करी गई है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें सीधा सीधा पता है जो भी इनकम है, चाहे बिजनेस से, चाहे एम्प्लॉयमेंट से, चाहे किसी भी चीज़ से, वो इनकम कहाँ पे पहली बार रिसीव हुई है निकालना बहुत आसान है। कोई एम्बिग्विटी नहीं है लॉ में। लेकिन एक्रूअराइज कहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। इसके रिस्पेक्ट में देखिए, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज लिख के। ऐसा मैं हमेशा करता हूँ अपने मॉड्यूल्स में। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आपको पॉइंट नंबर डी के अंदर मिलेगी, पॉइंट 1 में या फिर पॉइंट 2 में, ये सब एक्स्ट्रा है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन स्टिल, जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है बन जाता है। इंटर लेवल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता ये सब में, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है एट दैट पर्टिकुलर लेवल, जब वो पहली बार टैक्सेशन को समझ रहे होते हैं। तो इट्स जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन जितनी वो शायद प्रोसेस ना कर पाए उस टाइम पे। लेकिन अब आप सीए फाइनल लेवल पे आ चुके हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि आप सिर्फ सीए ना बने, सिर्फ एग्जाम्स क्लियर ना करें, आपको ये सारी चीज़ें पता हो डिटेल में, ताकि किसी इंसान को कंसल्टेंसी देनी हो, वो आपसे पूछ ले कि भाई साहब आप कह तो रहे हो इनकम एक्रूअराइज इंडिया में हो रही है, बाहर हो रही है, आपको पता कैसे चल रहा है इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे हो रही है? मुझे तो नहीं पता चल रहा। तो आपके पास आंसर्स होने चाहिए। कैसे होंगे? जब ये एक्स्ट्रा चीज़ें पता होंगी। लेकिन जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों मैंने लिखा है, आप पढ़ें, समझे, उसके बाद काट दें। पेपर में लर्न करके मत चले जाइएगा इन चीज़ों को। इनको आपको लिखना भी नहीं है पेपर में, क्योंकि कहीं भी लॉ में डिफाइंड नहीं है। लेकिन स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमें अच्छा सीए बनना है, सिर्फ रट के पेपर्स पास नहीं करने। ठीक है जी, अब बात करते हैं कहाँ पे इनकम एक्रूअराइज होती है। क्वेश्चन क्या है? वेयर द इनकम एक्रूअराइजेस। ऊपर क्या था? व्हेन द इनकम एक्रूअराइजेस। व्हेन तो हमें पता है डेली बेसिस पे होती है। जैसे कोई भी काम हो गया, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का आपने सप्लाई कर दिया जिसकी वजह से इनकम मिल रही है, जैसे ही सप्लाई कर दोगे कोई भी चीज़ का, आपकी इनकम एक्रूअराइज हो जाती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कौन सी कंट्री में, कौन सी लोकेशन पे मानी जाती है, दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज पोर्शन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्लेस वेयर इनकम इज सेट टू एक्रू और अराइज इज अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक। मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलते रहती हैं। प्रैक्टिकली अगर आप कोर्ट्स में देखेंगे, मल्टीपल केसेस हैं। मैंने बोला है इंडिया के बाहर एक्रूअराइज हो रही है, मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर सेम इनकम को बोल रहा है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से इंडिया में एक्रूअराइज हो रही है। वो क्यों बोल रहा है इंडिया में एक्रूअराइज हो रही है? ताकि उसको इंडिया में वो टैक्स कर पाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ बाहर एक्रूअराइज हो रही है? ताकि टैक्स होने से बच पाए। तो हम दोनों की बहस हो रही है, और ऐसी बहस मल्टीपल एसएससीज के केस में, मल्टीपल कोर्ट्स में काफ़ी सारे सालों से चलती आ रही है और करंटली भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे भी इसकी कोई एक सिंगल स्टैंड है, ब्लैक एंड वाइट पोजीशन है कि इस केस में यही होगी एक्रूअराइज की प्लेस और इस केस में यही होगी एक्रूअराइज होने की प्लेस। ऐसा आज के टाइम पे भी नहीं है। सो दिस इज अ वेरी कंटेंशियस टॉपिक। इस पर फाइट होते रहती है। आई थिंक देर आर न्यूमरस केस लॉज। मतलब एक असेसी के केस में ऐसे नहीं कोई ना कोई दिक्कत हो गई थी, मल्टीपल असेसीज के केस में दिक्कत हुई थी। असेसी कुछ करना चाह रहा था, उसके साथ साथ इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ और करवाना चाह रहा था। दोनों की बहस हो रही थी। और जब भी बहस होती है, जब भी कोई भी फाइट होती है, कहाँ पे जाती है फाइट? कोर्ट्स में जाती है। सो देर आर न्यूमरस केस लॉज। कोर्ट्स के पास गए दोनों के दोनों, और कोर्ट का जो भी जज था उन्होंने अपनी कोई ना कोई प्रोनाउंसमेंट सुनाई। जजेस भी कभी भी इस चीज़ में पैरिटी पे नहीं आ पाए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स में ये सारी चीज़ें गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने एक सिंगल रूल बता दिया, एक सिंगल तरीका बता दिया ये डिटरमिन करने का कि कोई भी इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे हो रही है। कोर्ट्स भी ऐसा कुछ आज तक नहीं बता पाए। लेकिन स्टिल मैं आपको मोटे मोटे तौर पे हल्का फुल्का एक ब्रीफ करके बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे इनकम को माना जाता है वो एक्रूअराइज होती है। There are numerous case laws, however, from examination perspective, students are not required to know those. जो ये जितने भी केस लॉज हैं जो कि कुछ कुछ बताते हैं, इस केस में इनकम यहाँ पे मानी जाएगी, एक्रूअराइज हो रही है, उस केस में वहाँ पे मानी जाएगी, ये जितनी भी केस लॉज हैं आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल केस लॉ। फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेज, इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पसेज के लिए है। जो मैं आपको नीचे तरीका बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इनकम को माना जाएगा वो एक्रू या अराइज हो रही है, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के पर्पसेज के लिए है। आपको एक एग्जांपल देने के लिए है कि मल्टीपल केस लॉज में
जैसी रूलिंग्स आई उनमें से आप कुछ ना कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट अ फुल प्रूफ तरीका कि इस तरीके से तो आप डिटर्मिन कर ही सकते हैं। पेपर में भी आप ऐसा लिख के आ जाएं कि क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए एक्रूअराइज होने की जगह ये मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए एक्रूअराइज होने की जगह ये मानी जाएगी। मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, लॉ में कहीं भी ऐसा डिफाइन नहीं है और केस लॉज भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई कोर्ट कुछ कह रहा है, कोई कोर्ट कुछ कह रहा है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ऐसा आप मान सकते हैं इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, एग्जाम्पल की तरह। Some rough examples have been given below, but they do not form an exhaustive test by any means, and exact answer to this for a case can be found only after examining facts of the case. मतलब केस टू केस डिपेंड करेगा कि एक्रूवल अराइजल कहाँ पे होगा, हमें देखना पड़ेगा, मल्टीपल केस लॉज को स्टडी करना पड़ेगा, डिटर्मिन करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लाइंट का केस है वो सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल कौन से केस लॉ से है, क्या उस चीज़ को हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन ये चीज़ आपको कब करनी पड़ेगी, जब भी प्रैक्टिकली आपके पास कोई भी ऐसा केस निकल के आता है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी है। कैसे ईजी है, पेपर में आपको बताया होगा कि कहाँ पे कोई भी इनकम एक्रूवराइज कर रही है, वेदर इट इज़ विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसमें कहीं भी एग्जामिनर आपके साथ नहीं खेलेगा क्योंकि लॉ में ये चीज़ डिफाइन नहीं है। और मज़े की बात सी फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे, हर जगह पे, किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट जस्ट डायरेक्ट टैक्सेस, अगर आप बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस उन्हीं चीज़ों पे पूछे जाते हैं जो कि लॉ में क्लियरली डिफाइंड है। अगर लॉ में ही चीज़ डिफाइंड नहीं है तो एग्जामिनर आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको उन चीज़ों पर पता हो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ पूछी नहीं जा सकती, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आप सीए बनने ही वाले हैं, कुछ ही महीने बचे इस काम में। तो देखिए एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल्स। टाइप ऑफ इनकम, प्लेस वेयर द इनकम एक्रूज और राइजेस। 2 कॉलम्स मैंने बनाए। पहले बात करते हैं इस टाइप ऑफ इनकम की। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अभी क्या चीज़ लिख दी उन्होंने, कोई भी इंसान जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टाइप की, उस पर्टिकुलर केस में इनकम कहाँ पे मानी जाएगी, एक्रूवराइज करती है। तो उन्होंने बोला वेयर द सर्विस इज रेंडर्ड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है। लेट अस से मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर, मुझे ब्रूनो मार्स अप्रोच करता है। ब्रूनो मार्स यूएस में रहते हैं, सिंगर है, बहुत ज़्यादा फेमस, आपने नाम शायद सुना भी होगा। तो ब्रूनो मार्स की जो उनकी टीम है वो मुझे अप्रोच करती है कि भाई साहब आप बहुत शानदार इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे ब्रूनो मार्स का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। कहाँ पे, जर्मनी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। ब्रूनो मार्स कहाँ के हैं, यूएस के, मैं कहाँ का हूँ, इंडिया का। और इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना है, जर्मनी में ऑर्गेनाइज करवाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर लूँगा, मेरे वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं जर्मनी में इवेंट ऑर्गेनाइज करवा लूँगा, लेकिन मैं 5 करोड़ रुपये की फीस लूँगा इस पूरी एक्टिविटी के लिए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 5 करोड़ की फीस हम दे देंगे। तो मैं सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, जर्मनी में जाके प्रोवाइड करने वाला हूँ। सर्विस प्रोवाइडर है कहाँ का, इंडिया का है। सर्विस रिसीवर कहाँ का है, यूएस का है। कहाँ पे इनकम मानी जाए कि ये एक्रूवराइज हो गई है। तो अगर आप ये न्यूमरस केस लॉज देखेंगे, कोर्ट्स की जजमेंट्स देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं कि सर्विसेज के रिस्पेक्ट में कोर्ट्स ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है। सर्विस इज सेट टू एक्रू और अराइज इन द प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर्ड। मतलब मैंने सर्विस कहाँ पे रेंडर करी, जर्मनी में जाके रेंडर करी है। तो एक्चुअली जहाँ पे सर्विस रेंडर हुई है उसी कंट्री को बोला जाएगा, वहाँ पे माना जाएगा मेरी ये 5 करोड़ रुपए की इनकम एक्रू अराइज कर गई है। जस्ट बिकॉज मैं इंडिया में रहता हूँ डज नॉट मीन वो इंडिया में एक्रूड अराइज मानी जाएगी। तो ये तो बात होगी सर्विसेज की। वॉट इफ आई एम सेलिंग गुड्स, अगर मैं कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेटेस्ट से किसी इंसान को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा हूँ, उस केस में क्या होने वाला है, सर्विस तो प्रोवाइड नहीं करी, तो ये वाला टेस्ट तो काम नहीं करेगा। जब मैंने कोई गुड्स बेचे हैं किसी भी इंसान को, उस केस में वेयर ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, यानी कि द रिस्क्स आर पास्ड ऑन टू द बायर। उस जगह पे जहाँ पे भी टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उस पर्टिकुलर गुड की, उस जगह को बोला जाएगा प्लेस वेयर द इनकम एक्रूज और राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी इंसान को 50 लाख रुपए की टीवीज बेच देता हूँ, चाइना का इंसान था। अब वो चाइना का जो इंसान था, मेरा जो बायर था मेरे पर्टिकुलर गुड्स का, उसको मैंने 50 लाख रुपए के टीवीज़ बेचे। टीवीज़ मुझे करने क्या है, उस इंसान को वहाँ तक पहुँचाने हैं, चाइना तक। और उसने क्या बोला है, जब तक ये गुड्स चाइना तक नहीं पहुँच जाते तब तक अगर इनमें कोई भी डैमेज हो जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी कि इनकी ओनरशिप मेरे नाम पे कब ट्रांसफ़र होगी, जब चाइनीज़ पोर्ट पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद मैं शिपमेंट को रिसीव कर लेता हूँ। बीच में अगर कोई भी दिक्कत हो गई तो उस केस में सारा लॉस जो होगा आपका होगा। या फिर एक और स्टेप आगे बढ़ के वो क्या बोल सकता है, आपको मेरे प्रीमाइसेस तक के 50 लाख के टीवीज़ पहुँचाने हैं, बीच में कोई भी लॉस हुआ वो आपका होगा। यानी कि ओनरशिप में कब टेक ओवर करूँगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें मेरे प्रीमाइसेस पे पहुँच जाएगी। तो टाइटल कब ट्रांसफ़र हो रहा है, जब ये गुड्स चाइना पे पहुँच जाते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला जाएगा, जितनी भी 50 लाख की इनकम मुझे आ रही थी वो एक्रूवराइज कहाँ पे हो रही है, चाइना में हो रही है, क्योंकि टाइटल इन गुड्स का कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, चाइना में। ऑन दी अदर हैंड वो क्या सकता था, मैं चाइना वाले भाई को बोलता, भाई साहब मेरा शोरूम है दिल्ली के अंदर इन इंडिया, आप 50 लाख रुपए के गुड्स उठवा लो, जिस भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर से आपको उठवाने हैं उठवा लो, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक की है, जब तक ये चीज़ शोरूम से निकलती है। शोरूम में जितनी टेस्टिंग करनी हो कर लेना, सारे टीवीज़ चला के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आती है रिप्लेस कर दूंगा ऑन द स्पॉट। लेकिन एक बार मेरे शोरूम के दरवाजे से टीवीज़ बाहर निकले,
उसके बाद मेरी गारंटी नहीं है, चाहे वो शिप में टूटे, चाहे वो ऑटो में टूटे, चाहे वो कहीं भी टूटे, वो मेरी सरदर्दी नहीं है। तो इस केस में मैंने टाइटल कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? अपने प्रीमाइस पे ही ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे प्रीमाइस से निकलते ही उस पर्टिकुलर चीज़ का, उस पर्टिकुलर गुड का टाइटल किसको मिल गया? उस चाइनीज़ बायर को मिल गया। और कैसे हमें पता चल रहा है उसको टाइटल मिल गया? क्योंकि जो रिस्क थे उस चीज़ के ख़राब होने के, टूटने के, डैमेज होने के, वो सीधा कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए? दुकान से निकलते ही। अब जो भी डैमेज होगा इस पर्टिकुलर टीवी को, कितने भी टीवीज़ को, वो सारा का सारा डैमेज किसको बेयर करना होगा? बायर को बेयर करना होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस 50 लाख रुपए की इनकम कहाँ पे मानी जाएगी? कौन सी कंट्री में एक्रू राइज हो रही है? इंडिया में मानी जाएगी। तो ये था रफ एग्जांपल आपको इलस्ट्रेट करने के लिए कि एक्रू राइज कौन सी कंट्री में करती है कोई भी इनकम। वो इतना ईजी आंसर नहीं है जितना शायद हमें लगता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डीप में डाइव करना पड़ेगा जब भी सीए बन जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए चीज़ सिंपल होने वाली है। आपको सीधा सीधा बता दिया जाएगा इनकम एक्रू राइज कहाँ पर कर रही है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सो दिस वॉज योर आंसर टू वेयर द इनकम एक्रूज और राइजेस। तो हल्का सा मुझे आपको पर्सपेक्टिव देना था कि आप पेपर में कभी भी ये ना लिखाएं कि इनकम यहीं पे एक्रूराइज कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पेयर है वो इस पर्टिकुलर कंट्री में लोकेटेड है, पेई इस कंट्री में लोकेटेड है। अनाप शनाप कुछ भी चीज़ें हम ना लिख के आ जाए पेपर में। उस चीज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वेयर का आंसर लॉ में कहीं पर भी नहीं है। केस लॉज देखने पड़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इस चीज़ को जान लीजिए, कहीं भी कोट मत करना। नेक्स्ट चीज़, व्हेन द इनकम एक्रूज और राइजेस, उसकी बात करते हैं। इनकम इज सेड टू एक्रू और अराइज व्हेन द पेई एक्वायर्स वेस्टेड राइट टू रिसीव coupled with corresponding debt by the payer। when की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी ऊपर। कहाँ पे करी थी दिखा दो, देखिए। इनकम इज सेट टू एक्रू अराइज व्हेन दी राइट टू रिसीव सच इनकम एक्रूज और अराइजेज, यानी कि डे टू डे बेसिस पे। मैंने 4 दिन का काम कर लिया तो 4 दिन की सैलरी मुझे हक मिल जाएगा किस चीज़ का? उस 4 दिन की सैलरी को रिसीव करने का। चाहे मुझे तुम 4 दिन में ही निकाल दो, 4 दिन की पेमेंट तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। उसी को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करा गया, थोड़ी और टेक्निकल लैंग्वेज के साथ। अगेन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आप काट सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर चाहिए। कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन दी इस पर्टिकुलर चीज़ की कि इनकम कब एक्रू अराइज करती है। वेयर तो बता दिया, कब की बात करते हैं। तो कब के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला, जब भी वेस्टेड राइट टू रिसीव मिल जाता है किस इंसान को? पेई को, जिसको भी पेमेंट मिलनी है। वो जो सैलरी मिलनी थी 4 दिन का, जैसे ही मैंने काम कर लिया मुझे वेस्टेड राइट मिल जाएगा टू रिसीव सच इनकम। कौन सी इनकम? इन 4 दिनों की इनकम। और उसके साथ साथ कपल्ड विद, मतलब मुझे तो राइट मिल ही जाएगा इस इनकम को रिसीव करने का, उसके साथ साथ मेरा जो पेयर था, यानी कि मेरा जो एम्प्लॉयर था, उसका डेट भी बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग डेट बन जाएगा यही 4 दिन की सैलरी की पेमेंट करने का। यानी कि उसका डेट बन जाएगा, उसको मुझे पेमेंट करनी है, और मेरा राइट टू रिसीव बन जाएगा। दोनों चीज़ें साथ में होती हैं ऑफकोर्स। अगर मुझे कुछ रिसीव करना है तो उसको पे भी करना होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली साथ साथ कपल्ड विद ये दोनों चीज़ें होती हैं। राइट टू रिसीव मिल जाता है इसको पेई को, एंड पेयर का कॉरस्पॉन्डिंग डेट साथ साथ अराइज हो जाता है। कैसे? डे टू डे बेसिस पे, और उसी को बोला जाता है डे टू डे बेसिस पे आपकी इनकम एक्रू अराइज कर रही है। तो अब हमें व्हेन भी समझ आ गया, वेयर भी समझ आ गया। दोनों को काट लीजिए अगर आपके पास ये मटेरियल है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे भी काट लीजिएगा कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको लर्न करके नहीं जाना, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए। अब ये 2 चीज़ों की बात कर ली हमने, रफली 20 मिनट लगा दिए इसी डिस्कशन पे। लेकिन अब आपको समझ आएगा कि ये डिस्कशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी जब मैं आपको सेक्शन 5 का कंटेंट पढ़ाऊंगा। अभी तक सेक्शन 5 के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब पढ़ेंगे आपको इंटेंशन समझ आएगी कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन, इतनी ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग हमने इस चीज़ की जो करी है, वो कितने अच्छे से हमें कितनी ज़्यादा क्लैरिटी देगी इस पर्टिकुलर प्रोविजन की, जो कि अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताता, आपको शायद कभी नहीं पता होती। प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी में तो बिल्कुल आपको दिक्कत देती। देखिए, हम सेक्शन 5 जब देखते हैं, हम आपको बताता क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि डिपेंडिंग ऑन योर रेजिडेंशियल स्टेटस, जो भी हम सेक्शन 6 के बेसिस पे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बता भी दूंगा कैसे निकालते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। जैसे कि कंपनी की बात कर लेंगे, उसमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ है, नई चीज़ है, ऐसी इंटर लेवल के सिलेबस में आपके नहीं थी, तो उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी दे दूंगा। बाकी सब तो इंटर लेवल में बेसिक ही चीज़ें थी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले देखा जाता है किसी भी इंसान का, उसके बेसिस पे सेक्शन 5 क्या बताता है कि ये इनकम्स होंगी आपकी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहाँ का एक्ट है? इंडिया का एक्ट है, जो कि क्या करता है? आपकी इनकम्स को टैक्स करता है। कौन सी इनकम्स को टैक्स करेगा? सिर्फ वो वाली इनकम्स जो कि इंडिया में कमाई जा रही हैं, या फिर वो वाली इनकम्स भी जो कि आप क्या कर रहे हैं? जर्मनी में कमा रहे हैं, लंदन में कमा रहे हैं, यूएस में कमा रहे हैं, उनको भी टैक्स करा जा सकता है क्या इंडिया में? सोच के तो लगता है नहीं करा जा सकता। इंडिया की इनकम ही टैक्स कर सकते हो इंडिया के लॉ से, लेकिन बिल्कुल कर सकती है सरकार आपकी ग्लोबल इनकम्स को टैक्स। कैसे कर सकती है? एक्ट के अंदर लिख के कि आपकी ग्लोबल इनकम्स को हम इंडिया में टैक्स करेंगे। तो सेक्शन 5 में उन्होंने बताया स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होगा, कौन से असेसीज के केस में आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम कौन से असेसीज के केस में ग्लोबल इनकम्स को टैक्स करेंगे, कौन से असेसी के केस में सिर्फ इंडियन इनकम्स को टैक्स करेंगे। सारी चीज़ें डिफाइन करी सेक्शन नंबर 5 में। एंड नाउ दैट वी नो वेयर एन इनकम इज सेट टू बी रिसीव्ड और वेयर एन इनकम इज सेट टू एक्रू और अराइज, अब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि सेक्शन 5 में क्या बताया गया। तो अब पढ़ते हैं इस पूरी टेबल को जिसमें क्या बताया गया है, सेक्शन 5 को समराइज करके बताया गया।
यहाँ पे क्या बताया गया इस कॉलम में, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी, जो कि हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके तहत निकालेंगे। एंड यहाँ पे क्या बताया गया इस कॉलम में, इनकम्स विच आर सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ये है तो ये इनकम्स आपकी इंडिया में टैक्सेबल होंगी, ये है अगर रेजिडेंशियल स्टेटस तो ये इनकम्स टैक्सेबल होंगी, और अगर ये रेजिडेंशियल स्टेटस है तो ये इनकम्स टैक्सेबल होंगी। तीनों कौन से टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस लिखे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ROR। दूसरा क्या है, रेजिडेंट तो आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थे, लेकिन रेजिडेंट होने के साथ साथ आप ऑर्डिनरली भी रेजिडेंट थे काफ़ी सारे सालों में। दूसरा केस क्या था, रेजिडेंट तो आप दूसरे केस में भी है लेकिन ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन ROR एंड RNOR। दोनों के बीच में डिफरेंस हमने डिटेल में देख रखा है सेक्शन नंबर 6 के अंदर। एंड फाइनली हो सकता है आप रेजिडेंट ही ना निकल के आए, तो उस केस में आपको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट में NR। इन तीनों ही केसेस में आपकी कौन सी इनकम्स सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया बन जाएंगी, उसको देखते हैं। पहला केस, इनकम विच इज़ रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जिस भी प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं कि इस प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 1920, 2021, किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो आप बात कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी इनकम्स कमाई है उसके रिस्पेक्ट में क्या बोला जा रहा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी इनकम एक्चुअली रिसीव कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस मैंने आपको क्या बताया था, लंदन में मैं एम्प्लॉयड था, 20 लाख रुपये की सैलरी थी पूरे साल की मिला के, तो 20 लाख रुपये मुझे कौन सी कंट्री में माने जाएंगे रिसीव करे गए हैं, जहाँ पे भी मैं पहली बार इस इनकम को रिसीव करता हूँ। मेरा एम्प्लॉयर लंदन में है, काम मैं लंदन में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे सैलरी सीधा पहली बार कहाँ पे क्रेडिट हो जाती है, मेरे इंडिया के किसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी को क्या बोलता हूँ, मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अच्छी खासी वेल्थ अभी वहाँ पे जमा है, आप सीधा क्या करो, मेरे फादर के अकाउंट में रेमिट कर दो जो कि इंडिया में रह रहे हैं, या फिर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी इंसान के अकाउंट में रेमिट करवा सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा करवा लिया कि उस इनकम को सीधा अपने पास लिए बिना सीधा अपने फादर के अकाउंट में रेमिट करवा दिया, तो बोला क्या जाएगा, दैट इनकम इज एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया। और जैसे ही एन इनकम बिकम्स रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो क्या बन जाएगी, मेरी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मैंने इंडिया में कमाई नहीं थी। एम्प्लॉयर भी लंदन का था, काम भी मैंने लंदन में करा था, इंडिया से बाहर की इनकम। हो सकता है लंदन गवर्नमेंट भी टैक्स करना चाहे, इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स करना चाहेगी। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि एक ही इनकम दो बार टैक्स हो रही है, उसको अवॉइड करने के लिए आगे वाले चैप्टर्स में जाके हम देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, नाम से पता चल रहा है क्या पर्पस होगा। एग्रीमेंट्स होते हैं मल्टीपल गवर्नमेंट्स के बीच में कि एक इनकम को दोनों कंट्रीज टैक्स ना करें, वो कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखने वाले हैं। लेकिन सेक्शन 5 ये डबल टैक्सेशन बिल्कुल करवा देगा। वो क्या कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता लंदन गवर्नमेंट इसको टैक्स कर रही है या नहीं कर रही, इंडियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल टैक्स करेगी। क्यों, आप ROR हैं और आपने कोई भी इनकम को इंडिया में रिसीव कर लिया, एक्चुअली रिसीव कर लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये इंसान के दिखा रहे हैं मैंने रिसीव नहीं करा इंडिया में। कैसे रिसीव नहीं करा, लंदन की कंपनी थी, लंदन का एम्प्लॉयर था, लंदन में ही मैंने काम करा था, मैंने पहले लंदन में रिसीव करा उसको और उसके बाद मैंने अपने डैड के अकाउंट में रेमिट करा। तो जब मैंने पहली बार लंदन में रिसीव करा तो कौन सी कंट्री में इस इनकम को रिसीव माना जाएगा, एक्चुअली रिसीव माना जाएगा इन लंदन इटसेल्फ। लेकिन डीम कर लिया इनकम टैक्स एक्ट ने कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, एक्चुअली तो रिसीव नहीं हुई थी इंडिया में। एक्चुअली रिसीव कहाँ मानी जाती है, इस केस में जहाँ पे भी फर्स्ट रिसीव्ड होती है। लेकिन कुछ केसेस में सरकार ने लिख के सेक्शन में प्रोवाइड कर रखा है कि इन केसेस में अगर एक्चुअली आपने नहीं भी रिसीव करी इस पर्टिकुलर इनकम को इंडिया के अंदर, हम मान लेंगे आपने इंडिया में रिसीव करी। और जैसे ही मान लेंगे इंडिया में रिसीव करी है, अगेन क्या इंप्लीकेशन होने वाली है इसकी, टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगी, वो इनकम आपकी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्लोबल इनकम वो इंडिया में टैक्सेबल बन जाएगी। और डीम टू रिसीव पता कैसे चलता है, मतलब कौन से सेक्शन में सरकार ने बताया कि इन केसेस में हम मान लेंगे इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, सेक्शन नंबर 7 में बताया। तो आप मार्क कर सकते हैं इस चीज़ को। सेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहाँ पे सरकार ने कुछ केसेस बता रखे हैं कि इन केसेस में हम सीधा मान लेते हैं कि ये इनकम आपकी इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे नहीं भी हुई हो, आपको वैसा ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जैसा रिसीव्ड इनकम पे करना पड़ता है। तो इनकम आप एक्चुअली इंडिया में रिसीव कर लें या फिर मान ली जाए वो इंडिया में रिसीव्ड है, दोनों ही केसेस में दे विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया इन द केस ऑफ ROR। बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा उन्होंने क्या बोला, इनकम विच एक्रूज और अराइजेज और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब अब रिसीट की बात नहीं हो रही, अब बात किस चीज़ की हो रही है, एक्रू अराइज इनकम आपकी कहाँ पे हो रही है। विच इज़ वाई मैंने इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया सेक्शन 5 को स्टार्ट करने से पहले कि पहले आपको ये समझाया जाए इनकम एक्रू अराइज कहाँ पे होती है, वो चीज़ कैसे पता चलती है। इतना आसान आंसर नहीं है, सोचने से आपको लगेगा पेयर की लोकेशन देख लो, पेई की देख लो, ये देख लो काम कहाँ पे करा गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैंने क्या बताया, मल्टीपल केस लॉज आ चुके हैं, मल्टीपल कोर्ट्स में केसेस लड़े जा चुके हैं और आज के टाइम पे भी कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है कि इस तरीके से आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि कहाँ पे इनकम एक्रू अराइज होती है।
तो सरकार को ये बिल्कुल करना चाहिए, एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। इस तरीके से हम डिटर्मिन करेंगे इनकम कहाँ पे एक्रूअराइज होती है, ताकि ये सारे केस लॉ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं करा, इसमें कोर्ट में लड़ाई होती रहती है आए दिन। तो इनकम एक्रूअराइज कहाँ पे हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम एक्चुअली इंडिया में एक्रूअराइज होती दिख जाती है तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया इन द केस ऑफ आरओआर। उसके साथ साथ मान लो इंडिया में एक्चुअली एक्रूअराइज नहीं हो रही, लेकिन हमने डीम कर दी टू एक्रूअराइज इन इंडिया। डीमिंग प्रोविजन आप कोई भी देखेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई सेक्शन होना चाहिए। डीम अपने आप तो नहीं हो सकता ना, आपको पता कैसे चलेगा कौन से केसेस को आप मान रहे हो कि वो इंडिया में एक्रूअराइज हो रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअली हमें दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है वो इंडिया के बाहर एक्रूअराइज हो रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा लिख के कि इन केसेस में हम मान लेंगे। जनरली कौन से केसेस में इंडिया में इनकम रिसीव होती है, जनरली कौन से केसेस में इंडिया में इनकम एक्रूअराइज होती है, वो तो सबको पता है, हमें लिख के एक एक केस बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन केसेस में हम नॉर्मल लॉजिक से बाहर जा रहे हैं और एक्सेप्शन बनाना चाह रहे हैं, लिख के बताना पड़ेगा। डीम टू बी रिसीव कहाँ पे बताया, सेक्शन 7 में बताया। डीम टू एक्रूअराइज कहाँ पे बताया, सेक्शन नंबर 9 में बताया। सेक्शन नंबर 9 के लिए सेपरेट क्लास लूँगा मैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। काफ़ी ज़्यादा आपके पास कंसल्टेंसी की रिक्वेस्ट आएंगी काफ़ी सारे लोगों से कि सेक्शन 9 में हम कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर करना चाहते हैं तो सेक्शन 9 से आप बिल्कुल रूबरू होने चाहिए। मैं आपको कर भी दूंगा, स्पेशल डेडिकेटेड सेशन लिया जाएगा सेक्शन नंबर 9 पे। एंड अगेन हर लॉजिक की बात करेंगे। तो उन्होंने बोला क्या, या तो आपकी इनकम रिसीव हो गई इंडिया में, या फिर हमने मान ली हो टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7 के अंदर। अगर दोनों में से कोई भी काम इंडिया के अंदर हो गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी इंडिया में इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। ऐसे ही कोई इनकम मान लीजिए एक्रूअराइज इंडिया के अंदर हो जाती है, या फिर हमने मान ली टू एक्रूअराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। एंड फाइनली मान लो एसएससी कहता है मैं तो यहाँ पे भी कवर नहीं होता, मेरी इनकम यहाँ पे भी कवर नहीं होती, दोनों ही केसेस में मेरी इनकम कवर नहीं होती। अब तो टैक्स नहीं होने वाली ना वो इंडिया में, क्योंकि ना तो वो एक्रूअराइज इंडिया में हो रही है, ना वो रिसीव इंडिया में हो रही है, ना ही तुमने डीम कर रखा है आइदर अंडर सेक्शन 7 और अंडर सेक्शन 9। तो ये चारों ही चीज़ें अगर नहीं लग रही तो इस केस में तो जो भी मेरी इनकम है, जो बाहर की इनकम है, सीधा सीधा तुम्हें दिख रही है, एक्रूअराइज भी बाहर हो रही है, रिसीव भी बाहर हो रही है, तुमने डीम भी नहीं कर रखी इंडिया के अंदर, इसको तो टैक्स से बाहर रखोगे, इसको तो टैक्स के पर्व्यू से बाहर रखोगे। सरकार ने देखिए क्या बोला पॉइंट नंबर 3 में, इनकम विच एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। अभी तक किसकी बात हो रही थी, इन इंडिया, अब आए आउटसाइड इंडिया पे। उन्होंने कहा आपको आउटसाइड इंडिया की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी ना, हम देते हैं। आपकी जो भी इनकम एक्रू या अराइज होती होगी आउटसाइड इंडिया, हमें सीधा सीधा दिख रहा है, और हमने डीम भी नहीं कर रखा कि वो इंडिया के अंदर एक्रू अराइज हो रही है, विच इज़ वाई यू आर रीडिंग पॉइंट नंबर 3। तो पहले आपने पॉइंट 1 पढ़ा, वहाँ पे आपकी इनकम नहीं आई, पॉइंट 2 पढ़ा, वहाँ पे नहीं आई, पॉइंट 3 में आ रही है क्योंकि वो इंडिया के बाहर एक्रू अराइज हो रही है। उस केस में इवन इफ इट इज़ नॉट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो इनकम भी आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि आपकी ग्लोबल इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे आप इंडिया में इनकम कमाओ, चाहे इंडिया में आपकी इनकम एक्रूअराइज होती हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी इंडिया के अंदर इनकम रिसीव होती होगी, इंडिया के अंदर एक्रूअराइज होती होगी, या फिर इंडिया के बाहर एक्रूअराइज होती होगी, सारे ही केसेस तो कवर कर लिए। केस छोड़ा कौन सा आपने, इंडिया के अंदर एक्रूअराइज होना, इंडिया के बाहर एक्रूअराइज होना, इंडिया के अंदर रिसीव होना, इंडिया के बाहर रिसीव होना, सारे ही केसेस तो कवर कर लिए। इसके अलावा कोई केस बचता भी है, कोई केस नहीं बचता, तो सारे केसेस तो कवर कर लिए। सीधा बोल देते ना, 3 पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत क्या थी, सीधा बोल देते कि भाई साहब अगर आप आरओआर हैं तो आप इतने बदनसीब निकलेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि आपकी सारी की सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होंगी ही होंगी। ये सब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी इनकम्स कमाई है, चाहे इंडिया में, चाहे लंदन में, चाहे यूएस में, किसी भी कंट्री के अंदर, सारी की सारी उस पर आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना ही होगा। लेकिन ये 3 पॉइंट्स की तरह हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स एक बार हमने इतनी डिटेल में समझ लिए तो आगे समझने में आसानी होगी कि सेम 3 पॉइंट्स आपको रिपीट होते मिलेंगे। कुछ केसेस में 3rd पॉइंट काटा जाता है, लेकिन पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो तो तीनों ही केसेस में एग्जैक्टली सेम है। यानी कि चाहे आप आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो, पहली 2 टाइप की इनकम्स, यानी कि वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हो गई या फिर मान ली गई इंडिया में रिसीव होती हुई, या फिर वो टाइप की इनकम जो कि इंडिया के अंदर एक्रूअराइज हो गई या फिर मान ली गई एक्रूअराइज होती हुई। तो ये दोनों ही टाइप की इनकम आपकी क्या है, हर टाइप के एसएससी के केस में टैक्सेबल होने वाली है। देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इंडिया से छोटा सा भी अगर नाता मिल गया किसी इनकम का, उसको टैक्स करके ही रहेंगे, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कोई भी। तो फिर क्वेश्चन क्या उठ के आता है, क्वेश्चन ये उठ के आता है कि आपकी जो ग्लोबल इनकम्स हैं, लंदन की इनकम, जर्मनी की इनकम, यूएस की इनकम, ये जो इनकम्स हैं, ये ग्लोबल इनकम्स इंडिया में टैक्स होंगी या फिर नहीं होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो पहली 2 इनकम्स तो अपने दिमाग में आप डाल सकते हैं, स्टेटस देखने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी इंसान का, वो इंडिया में टैक्सेबल होंगी ही होंगी। कोई इंसान आपको बोल देता है कि मेरा इंडिया में घर है, उससे कोई ना कोई रेंटल इनकम आ रही है, मैं तो 10 साल से लंदन में रह रहा हूँ, लंदन में ही जॉब करता हूँ, बस इंडिया के घर से रेंटल इनकम आती है,
तो ये इनकम तो इंडिया में टैक्स नहीं होनी चाहिए, मैं सीधा इंडिया के बाहर रिसीव करता हूँ। लेट से एक्रूवल और अराइजिंग का जो था प्रोविजन, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रूव कर पाता है कोर्ट्स में जाके कि एक्रू अराइज भी इंडिया मुझे इंडिया के बाहर हो रही है, इनकम इंडिया के बाहर हो रही है। तो इस केस में क्या इस इंसान की ये जो इनकम थी जो भी इंडिया के घर से आ रही थी, वो इनकम ये इंसान बोल पाएगा कि उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं बोल पाएगा। क्यों? सेक्शन 9 क्लियरली प्रोवाइड कर देता है कि बेशक तुम प्रोवाइड कर दो, बेशक तुम प्रूव कर दो कि ये इनकम इंडिया के बाहर एक्रूवराइज हो रही है, हम डीम कर लेंगे ये इंडिया के अंदर एक्रूवराइज हो रही है। एंड द मोमेंट दिस हैपन्स, भाई साहब आपका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, चाहे ROR हो, चाहे NOR हो, चाहे NR हो, वो इनकम इंडिया में टैक्स होकर रहेगी। सिंपल सी बात है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? थर्ड पॉइंट पे। जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रूवराइज हो रही है, वो चाहे इंडिया में रिसीव हो चाहे इंडिया में रिसीव नहीं हो, उस केस में हम क्या बोल रहे हैं? उस केस में थोड़ी रियायत दे देंगे, थोड़ी रिलैक्सेशन दे देंगे अगर आप RNOR हुए या फिर NR हुए। दोनों ही केसेस में पॉइंट नंबर 3 आपको कटा मिलेगा। यानी कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो पहली 2 इनकम तो हर केस में ही टैक्सेबल होनी थी इंडिया में। थर्ड इनकम आपको उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप नॉन रेजिडेंट निकल के आते हैं, कोई इनकम आपकी इंडिया में ना तो रिसीव हुई, ना ही डीम टू बी रिसीव्ड है, ना ही एक्रूवराइज इंडिया में हुई, ना ही डीम टू एक्रूवराइज इन इंडिया है। यानी कि थर्ड केस में फॉल कर रही है, इट इज़ एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो चाहे इंडिया में रिसीव नहीं हो। ये वाली इनकम जो है, इस पर आपको इंडिया में कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। आपको कोई भी और सेक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा सेक्शन 5 से ही आपकी इनकम बाहर हो जाएगी। कोई टैक्स देने की, कोई भी सेक्शन में आपको इस चीज़ को रीड इनटू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्की सी कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगी? ROR के केस, RNOR के केस में। ROR में क्या बोला? हर टाइप की इनकम आपकी इंडिया में टैक्स होने वाली है। NR के केस में क्या बोला? वही सारी की सारी इनकम्स जो ROR के केस में टैक्स हो रही थी, आपके केस में भी टैक्स होंगी, लेकिन ये थर्ड टाइप की इनकम जो कि यहाँ पे तो टैक्स हो रही थी, उसको हम इस केस में टैक्स नहीं करने वाले। मैंने इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, यानी कि लिख के काट दिया, ताकि आपके दिमाग में कंपैरिजन रहे, कि पिक्चर मेमोरी कहीं ना कहीं बन जाए। लेकिन RNOR के केस में देखिए, थर्ड पॉइंट को तो काट दिया जो कि नॉर्मली यहाँ पे भी था, लेकिन नया थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब ये 2 इनकम्स तो तीनों के केस में कॉमन थी ही। ये जो थर्ड इनकम जिस पे इस इंसान को इंडिया में इनकम टैक्स दे रहा था, वो काट दी, लेकिन उसकी जगह एक और टाइप की इनकम लिख दी जिस पे इस इंसान को इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। पढ़ के देखते हैं कौन सी इनकम है। इनकम विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम और अ प्रोफेशन विच इज़ सेटअप इन इंडिया इवन इफ सच इनकम एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। मतलब आपकी कोई इनकम जो कि इंडिया के बाहर भी अगर एक्रूवराइज कर रही है, आपको ये पॉइंट पढ़ के लगेगा कि वो तो मेरे केस में इंडिया में टैक्स नहीं होने वाली, लेकिन एक केस में इंडिया में टैक्स हो सकती है। अगर वो जो इंडिया के बाहर एक्रूवराइज होने वाली इनकम, इंडिया के बाहर रिसीव होने वाली इनकम जो कि हमने डीम नहीं करी है इंडिया में रिसीव होती हुई, या फिर डीम नहीं करी है इंडिया में एक्रूवराइज होती है, तो आप पहले 2 पॉइंट में तो कवर नहीं हुए थे। आपको लग रहा था वो इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होने वाली, क्योंकि पहले 2 पॉइंट में आप कवर हुए नहीं थे। थर्ड पॉइंट आपके लिए वाला था नहीं, लेकिन हमने अलग थर्ड पॉइंट बना दिया जहाँ पे बोल क्या दिया, ये जो इनकम आपकी इंडिया के बाहर एक्रूवराइज हो रही है, ये अगर किसी ऐसे बिजनेस से आपको इनकम आ रही है जो बिजनेस आप कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस की कहाँ पे बैठी है? इंडिया में बैठी है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं? वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल करा जा रहा है। तो हम नहीं देखेंगे इनकम आपकी कहाँ पे एक्रूवराइज हो रही है, कहाँ पे रिसीव हो रही है, नहीं हो रही। आप इस पॉइंट में कवर हो जाएंगे। एंड RNOR, आपको इस इनकम पे इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ क्या बोला गया? अगर मान लीजिए कोई भी प्रोफेशन आपका निकल के आ जाता है जो आपने इंडिया में सेटअप करा था, नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम, दोनों के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। बिजनेस के लिए बोला कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन के लिए बोला सेटअप इन इंडिया। फॉर एग्जांपल मैं टीवी बेचने वाला इंसान हूँ, तो मैं बिजनेसमैन हूँ। अगर वो मेरा बिजनेस जो था टीवी बेचने का, वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो इनकम मेरी कहीं पे भी एक्रूवराइज हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी अगर मेरा ये रेजिडेंशियल स्टेटस है तो। एंड मान लीजिए मैं टैक्स कंसल्टेंसी देता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस मैंने चला रखी है, तो मेरा प्रोफेशन है, उसमें कंट्रोल फ्रॉम नहीं देखेंगे वो प्रोफेशन कहाँ से कंट्रोल करा जा रहा है, ये देखेंगे पहली बार आपने सेटअप कहाँ पे करा था। अगर इंडिया से सेटअप करा था, उसके बाद एक्सपैंड कर करके लेटेस्ट से आप लंदन में भी लेके चले गए हैं उस बिजनेस को, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इनकम आपकी जो लंदन वाली ब्रांच से आ रही थी, वो किस पर्टिकुलर उससे आ रही थी, दूसरी कंट्री से आ रही थी जहाँ पे इनकम एक्रूवराइज इंडिया के बाहर हो रही थी, स्टिल हम क्या बोलने वाले हैं, ये इनकम जो आपकी बाहर एक्रूवराइज हो रही है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्यों? इट इज़ फ्रॉम अ प्रोफेशन विच वॉज सेटअप इन इंडिया। तो ये 2 चीज़ें ऐड कर दी कहाँ पे? RNOR के केस में, जो कि ना तो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है। मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं थी। क्यों? यहाँ पे तो बोल दिया था सारी ही इनकम्स टैक्स कर देंगे, यहाँ पे क्या बोल दिया था, वही सारी इनकम्स टैक्स करेंगे, लेकिन जो कि इंडिया के बाहर की इनकम्स हैं, जो इन दोनों पॉइंट्स में फॉल नहीं करती, उनको टैक्स नहीं करेंगे। इसमें सेम चीज़ बोलने वाले थे, लेकिन थोड़ा बीच का सा ऑपरेशन रखा, ना तो इतना स्ट्रिंजेंट रहे सारी ही इनकम्स टैक्स करेंगे, ना ही इतने रिलैक्सिंग रहे कि इंडिया की बाहर की इनकम्स तो छोड़ ही देंगे। बोला इंडिया के बाहर की इनकम्स तो छोड़ देंगे, लेकिन इंडिया के बाहर की इनकम्स को भी कुछ केसेस में टैक्स कर लेंगे। कौन से केसेस में? जब वो आ रही हो फ्रॉम अ बिजनेस विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम अ प्रोफेशन विच इज़ सेटअप इन इंडिया।
दिस वो सेक्शन 5। तो बेसिक सा सेक्शन था, लेकिन स्टिल इसको समझने के लिए बार बार ये जो टर्म्स आ रही हैं, एक्रूअल, अराइजल, रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू एक्रू, अराइज, इन सबको समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको रिसीव पता होना चाहिए क्या होता है, डीम टू बी रिसीव पता होना चाहिए क्या होता है, एक्रूअराइज पता होना चाहिए कौन सी कंट्री के अंदर इनकम एक्रूअराइज करती है, और डीम टू एक्रूअराइज क्या होता है वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। सेक्शन 7 और सेक्शन 9 तो मैं आपको पढ़ाई दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी जिसके बेसिस पे सेक्शन 5 हमने पूरे का पूरा पढ़ लिया। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे रह जाती है, हमने नोट नहीं पढ़ा, इसको भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 6 में हमने क्या कहा था, इंडिविजुअल और HUF ये दो टाइप के लोग होते हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, ROR, RNOR या फिर NR, यानी कि 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक में आप कहीं ना कहीं फॉल कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं दूसरे टाइप के असेसीज की। आपके इंडिविजुअल और HUF के अलावा जितने भी असेसीज हैं, जैसे कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, उसके अलावा जितने भी आपके असेसीज आ जाते हैं, जैसे कि AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह, तो ये जितने भी असेसीज हैं इनमें कितनी कैटेगरीज होती है रेजिडेंशियल स्टेटस की अंडर सेक्शन 6, याद करिए, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें ROR, RNOR, NR, इनमें 2 ही कैटेगरीज होती हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती ROR की, RNOR की। जो फर्दर क्लासिफिकेशन है दिस स्टैंड्स ट्रू ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF। अब बाकी असेसीज का क्या, बाकी असेसीज में इंसान या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। और डाउट आपके दिमाग में कहाँ आना चाहिए, अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है NR के केस में स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कौन सी इनकम्स ऐड करी जाती हैं, कौन सी नहीं करी जाती। लेकिन अगर वो इंसान रेजिडेंट बन के निकल गया, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस उसका रेजिडेंट निकल के आ गया किसी भी साल में, अगर हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के केस में रेजिडेंट तो भाई साहब यहाँ भी लिखा है, रेजिडेंट तो यहाँ भी लिखा है, लेकिन फर्दर क्लासिफिकेशन ये थी यहाँ पे, फर्दर क्लासिफिकेशन ये थी यहाँ पे। तो मैं उस रेजिडेंट को कहाँ पे रीड इनटू करूँ, यानी कि उस कंपनी पे मैं ये वाला एनालिसिस लगाऊँ, उसकी टोटल इनकम के स्कोप में ये सारी चीज़ें डालूँ या फिर ये डालूँ, उसको किसकी कैपेसिटी में रीड इनटू करूँ, ROR या फिर RNOR। तो वही चीज़ इस नोट में क्लैरिफाई करेगी कि जिन केसेस में कोई भी इंसान ROR या फिर RNOR वाली क्लासिफिकेशन में फॉल इनटू नहीं करता, तो आप इस टेबल में तीनों रोज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। आपको उस केस में क्या करना है, अगर इंसान रेजिडेंट होगा तो इसको पढ़िएगा, अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो इसको पढ़िएगा। यानी कि रेजिडेंट और ROR इनका सेम ट्रीटमेंट होने वाला है, रेजिडेंट और RNOR इनका सेम ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। ये ट्रीटमेंट कब मिलेगा, जब इंसान की 3 क्लासिफिकेशन होती है। तो इंडिविजुअल HUF के लिए मुझे ये सेल, ये सेल, ये सेल, तीनों की तीनों रोज़ पढ़नी पड़ेंगी। एंड इंडिविजुअल HUF के अलावा जितने भी पर्सन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उनके लिए सिर्फ ये सेल होगा और ये वाला सेल होगा, ये उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। पढ़ भी लेते हैं इसको। सम पर्सन्स आर आइदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मतलब 2 ही कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज नहीं होती, ऊपर मैंने लिखा भी, नॉट ROR, RNOR और NR। इफ सच अ पर्सन इज रेजिडेंट ही गेट्स द सेम ट्रीटमेंट एज ROR, मतलब अगर वो रेजिडेंट निकल के आता है किसी भी साल में, हम सेम ट्रीटमेंट देंगे जैसे भी किसी भी हम ROR को दे रहे थे। तो यही सारी इनकम्स उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ऐड हो जाएंगी। तो हमने क्या बोला, ही गेट्स द सेम ट्रीटमेंट एज ROR इन दिस टेबल एंड नॉट द सेम एज RNOR। उसके लिए RNOR वाली क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो वो इंसान जो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकता है, अगर रेजिडेंट होगा तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ये ऐड हो जाएगा, NR होगा तो ये ऐड हो जाएगा। दिस इज सेक्शन नंबर 5। और सेक्शन नंबर 5 में छोटी मोटी और एक्सप्लेनेशंस देगी, कुछ और चीज़ें क्लैरिफाई करेगी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन रहा था बिकॉज ऑफ दीज प्रोविजंस। तो सरकार ने सर्कुलर्स के थ्रू, एक्सप्लेनेशंस के थ्रू इन द इनकम टैक्स एक्ट कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करी, जल्दी से उनको भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 5 हमारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नोट नंबर A, सर्कुलर नंबर 13/2017 एंड 17/2017। सर्कुलर के नंबर रीड करने आते हैं ना आपको। 13/2017 का मतलब 2017 ईयर में आने वाला 13th सर्कुलर था, जो कि किसने निकाला होगा, CBDT ने निकाला होगा, क्योंकि इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में CBDT सर्कुलर्स निकालता है। ये मैंने आपको कब बताया था, जब हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ की, कि सर्कुलर्स कौन निकालता है, CBDT, और कैसे निकालता है, ऑफिशियल गैजेट में कोई भी सर्कुलर निकाल के वहाँ पे अनाउंस करके। तो 13/2017, 13th सर्कुलर ऑफ द ईयर 2017 एंड द 17th सर्कुलर ऑफ द ईयर 2017, ये 2 सर्कुलर्स के थ्रू सरकार ने क्या क्लैरिफाई करा, दैट इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी इनकम जो कि कौन रिसीव करता है, अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कैसा नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट सी फेरर। अब सी फेरर का मतलब क्या होता है, ऊपर मैंने छोटे सुपरस्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स में लिखा सेलर। तो सेलर जो होता है, जो कि शिप्स को सेल करवाता है, वो इंसान अगर वो नॉन रेजिडेंट है, उसने कोई भी सैलरी इनकम रिसीव करी है, उसके रिस्पेक्ट में सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन दी। क्या क्लैरिफिकेशन देखिए, इस इंसान को सैलरी मिली है किस काम के लिए, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन और फॉरेन फ्लैग। मतलब ये इंसान सेलर था किसी ऐसी शिप का जो कि इंडिया से बाहर कहीं ना कहीं जा रही थी, जर्मनी जा रही थी, US जा रही थी, किसी भी कंट्री में जा रही थी। और ये इंसान कौन था, एक नॉन रेजिडेंट सेलर था, नॉन रेजिडेंट सी फेरर था। इस इंसान ने सैलरी इनकम रिसीव करी है फॉर सर्विसेज जो भी इसने इंडिया के बाहर रेंटर करी है।
तो सर्विसेज जब इंडिया के बाहर रेंडर करी है, क्या हमें सीधा सीधा दिख रहा है शिप भी बाहर जा रही है, सर्विसेज भी बाहर रेंडर करी है, जो इंसान जिसने इनकम रिसीव करी है वो भी नॉन रेजिडेंट है और उसने रिसीव भी इंडिया के बाहर ही करी होती। लेकिन एक्रूअल और अराइजिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक्रूअलाइज कहाँ पे होती लग रही है इनकम? ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है इनकम एक्रूअलाइज कहाँ पे हो रही है? इंडिया के बाहर एक्रूअलाइज हो रही है। तो इस केस में एक्रूअल अराइजल में ये इंसान नहीं फंसने वाला। क्यों? नॉन रेजिडेंट का ये वाला पॉइंट नहीं लगने वाला। ना तो ये इनकम एक्चुअली एक्रूअलाइज इंडिया में होती है हमें दिख रही, ना ही डीम टू एक्रूअलाइज इन इंडिया करी गई है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। वो चीज़ मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट नंबर 2 में तो कवर नहीं होगी इसकी इनकम। कौन सी इनकम? सैलरी इनकम। लेकिन पॉइंट नंबर 1 में इनकम फंस रही थी। कैसे फंस रही थी? पॉइंट नंबर 1 बोलता है अगर आपकी इनकम कोई भी रिसीव हो गई इंडिया में या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो इंडिया में टैक्सेबल बन जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्रूअलाइज इंडिया के बाहर हो रही है या फिर इंडिया के अंदर हो रही है। और ये इंसान फंस कैसे रहा था? देखिए, इसने जो इनकम रिसीव करी वो कहाँ पर रिसीव करी है? एंड रिसीव्ड इन NRE बैंक अकाउंट विच इज़ मेंटेन्ड विद इन इंडियन बैंक। NRE बैंक अकाउंट की फुल फॉर्म लिख लीजिए। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। हल्का सा कंसेप्ट समझिए। NRE अकाउंट्स होते क्या है? बहुत सारे NRIs होते हैं जो कि इंडिया में नहीं रहते। इंडियंस थे, लेकिन इंडियंस थे क्या बोलूँ उनको, इनफैक्ट इंडियंस हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया में रिजाइड नहीं कर रहे, बाहर जाके कुछ भी काम कर रहे हैं, US में, लंदन में कहीं भी जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अब इंडियंस में एक टेंडेंसी देखी जाती है कि वो जब भी इनकम कमाते हैं कुछ भी, तो इंडिया में कुछ ना कुछ पैसा भेजते रहते हैं, या तो अपने रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई भी वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए, कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उन्हीं लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि भाई साहब आप बाहर जो इतनी मोटी इनकम कमा रहे हैं उसको बाहर ही मत पार्क करिएगा, बाहर ही इन्वेस्ट करके मत रखिएगा। बाहर आप लेटेस्ट से लंदन में किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, US में किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं। 1%, 1.5%, 5% गलत बोलती है, 0.5%। इतने कम रेट्स मिलने वाले हैं आपको। वेयर एज अगर आप सेम पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे तो हम आपको 7% का रेट देंगे, 8% का रेट देंगे। क्यों? डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे पाती हैं डेवलप्ड कंट्री से। इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करता है? इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल सकता है उन लोगों को, तो उनको इंसेंटिवाइज करा जाता है ये बोल के अपनी इनकम को बाहर के बैंक अकाउंट में रखने की जगह इंडिया के बैंक अकाउंट में रखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? ज़्यादा इंटरेस्ट की इनकम कमाएंगे। और इंडिया को इतना ज़्यादा लालच क्यों है इस चीज़ का कि वो पैसा अपना बाहर ना पार्क करें, इंडिया में पार्क करें? क्योंकि वो किस में कमा रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज में कमा रहे हैं, पाउंड्स में कमा रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो जब भी वो पैसा इंडिया में पार्क करने के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और जितने स्ट्रॉन्ग हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे उतना ही आसान हमारे लिए किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को इंपोर्ट करना होगा, वो पेमेंट करके उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू। तो ये चीज़ तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी रखी है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जितने स्ट्रॉन्ग हो हमारी कंट्री के उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारी करेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। डिमांड सप्लाई का फंडा है। तो इस चीज़ में हमारी कंट्री क्या कह रही है उन लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि अपना पैसा इंडिया में पार्क करो, अपनी इनकम इंडिया में पार्क करो, कि आपके लिए नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स खोल देते हैं। यानी कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक अकाउंट खोल देते हैं जो कि एक्सटर्नली वो दूसरी कंट्री में पार्क कर रहे हैं। कमा लंदन में रहे थे, कमा US में रहे थे, लेकिन इंडिया में पार्क कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर पार्क कर रहे हैं जहाँ के वो लोग हैं, जहाँ की उनकी नेशनैलिटी है। तो उनको ये सब बोल दिया गया, वो इंसेंटिवाइज हो भी गए। उनको लगा कि ठीक है 6-7% की इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट के थ्रू। अगर मैं लेटेस्ट से बाहर किसी डेवलप्ड कंट्री में पार्क करता 1%, 2% से ऊपर की इनकम नहीं हो पाती। उन्होंने इंडिया में इनकम पार्क कर दी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, एकदम से इनकम टैक्स ऑफिसर एक रात को जागा और उसने क्या कहा, भाई साहब आपने बाहर 40 लाख रुपए की इनकम कमाई थी, आपने उसी पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही उस पैसे को इंडिया में आपने इन्वेस्ट करा, कहाँ पे? NRE बैंक अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करा, वहाँ पे पैसा रिसीव करा इंडियन बैंक के पास, जो भी आप NRE बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। उसमें दिक्कत क्या हो गई? आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला होगा कि भाई साहब, उन्होंने आपसे बैंक डिटेल्स मांगी होगी जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। आपने इस इंडियन बैंक का जो आपने NRE बैंक अकाउंट खोला था उसकी डिटेल्स दे दी, और जैसे ही इस बैंक अकाउंट में सीधा सैलरी क्रेडिट हो जाएगी आपके लंदन के एम्प्लॉयर से, आपके US के एम्प्लॉयर से, तो वो जो 40 लाख रुपए इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव हो गए, क्या आपने इनकम इंडिया में रिसीव कर ली? बिल्कुल आपने इनकम इंडिया में रिसीव कर ली। कैसे रिसीव कर ली? हम कहते हैं इनकम वहाँ पे रिसीव होती है जहाँ पे वो पहली बार रिसीव होती है। मैंने अपने एम्प्लॉयर को ही अगर इंडिया का NRE अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया था तो उसने सीधा इनकम कहाँ पे क्रेडिट करी होगी? मेरे इंडिया वाले अकाउंट में क्रेडिट करी। पर्पस क्या था वहाँ पे क्रेडिट करवाने का? मेरे को इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी यहाँ पे आप पैसा डालो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे देंगे। ज़्यादा इंटरेस्ट तो मुझे मिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, वो कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं था। लेकिन जैसे ही 40 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो गए, मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर ने इस पॉइंट को ट्रिगर करा, और इसको ट्रिगर करके उसने क्या बोल दिया, वैसे इनकम अगर आप बाहर रिसीव करते हैं तो वो थर्ड पॉइंट में आ जाती। थर्ड टाइप की इनकम आपके केस में टैक्स नहीं होती, जो कि एक्रूअलाइज भी बाहर हो रही है और आप रिसीव भी बाहर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने इंडिया में रिसीव कर ली, अब 40 लाख रुपए की इनकम में आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख रुपए का टैक्स निकालो, रफली 30% के रेट पे। ये इंसान क्या कहेगा
6% 7% की इनकम कमाने के लिए इस 40 लाख पे मैं 30% का टैक्स एक्स्ट्रा दूंगा। लंदन में तो टैक्स देना ही पड़ रहा था इस इनकम पे, क्योंकि मैं लंदन में रह रहा था, वहाँ की रिसोर्सेज यूज़ कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे इंडियन जो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये ज़्यादा शातिर निकला, उसने 30% का टैक्स इन्वोक करने के लिए मेरे पर्टिकुलर केस में इस पॉइंट को यूज़ कर लिया। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा ठीक है, इस साल तो तू टैक्स ले ले, मैंने गलती कर दी, अपने इस एनआरई अकाउंट में पैसा डाल के अगले साल से डालूंगा ही नहीं। रोते रहो फॉरेन एक्सचेंज के लिए। तो इस केस में सरकार क्या कह रही है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपनी टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाने के लिए ये अनाप शनाप चीज़ें इन्वोक कर रहे हैं, इनको इन्वोक नहीं करवाना। हमें पता है एक्ट को अगर स्ट्रिक्टली रीड करा जाए, वैसे इंटरप्रेट करा जाए, तो आप फंस जाएंगे। कौन फंस जाएगा? ये असेसी फंस जाएगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो एक्चुअली इंडिया में रिसीव हो गई है। लेकिन सरकार ने क्या करा, उन्होंने 2 सर्कुलर्स निकाले जिसके थ्रू एक कार्व आउट बना दिया इस पर्टिकुलर प्रोविजन का, सेक्शन नंबर 5 का, जिसकी वजह से ये इनकम जो कि एक्चुअली इंडिया में रिसीव हो रही है, सरकार क्या कह रही है, सर इस चीज़ की वजह से कि आपने इंडिया में रिसीव कर ली, इस पर्टिकुलर केस में, इस स्पेसिफिक केस में हम नहीं बोलने वाले, वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 5। वो चीज़ क्लैरिफाई करेगी। आपने जो भी सैलरी रिसीव करी है, किसने? नॉन रेजिडेंट सी फेयर ने, नॉन रेजिडेंट सेलर ने, फॉर द सर्विसेज जो उसने इंडिया के बाहर रेंडर करी थी ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप, चाहे उस फॉरेन गोइंग शिप पे इंडियन फ्लैग हो, चाहे फॉरेन फ्लैग हो। उसके साथ साथ उसने क्या करा, रिसीव कर ली वो इनकम इन दी एनआरई बैंक अकाउंट विच इज़ मेंटेन विद इन इंडियन बैंक। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस का पॉइंट क्या था? रिसीव्ड इन इंडियन बैंक। तो जैसे इंडिया में आपने इनकम रिसीव करी थी, ये पॉइंट इन्वोक हो रहा था। सरकार ने क्या बोला, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। और अगर सरकार ने ऐसा सर्कुलर निकाल दिया है, तो सर्कुलर से कौन बाउंड होता है? डिपार्टमेंट पूरा का पूरा बाउंड होता है। अब कोई भी असेसिंग ऑफिसर आपके अगेंस्ट केस नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता इस 40 लाख पे जो भी आपने इंडिया में रिसीव कर ली है, उस पर 30% के रेट पर टैक्स दो, क्योंकि इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली है। सबके लिए अलग रूल चलेगा, सबके लिए नॉर्मल प्रोविजन चलेंगे सेक्शन 5 के, और आपके लिए स्पेशल रिलैक्सेशन आ गई इस सर्कुलर के थ्रू। Next case, explanation 1 to section 5 provides that an income which accrues or arises outside India shall not be deemed to be received in India. Deemed आगे word होगा देखिए, shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in a balance sheet prepared in India. मतलब रिसीव कौन सी कंट्री में इनकम मानी जाती है? जहाँ पे उस इनकम को रिसीव कर लिया जाता है, और वो भी पहली बार। ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ रखी थी। लेकिन कुछ केसेस में क्या हो रहा था, असेसीज क्या कर रहे थे, कोई भी इनकम रिसीव बाहर ही कर रहे थे। कौन से बैंक अकाउंट में वो पर्टिकुलर इनकम क्रेडिट हो रही थी? बाहर के बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो रही थी पहली बार। तो कहाँ पे माना जाना चाहिए था कि इनकम रिसीव हुई है? ऑफकोर्स यही माना जाना चाहिए था कि इंडिया के बाहर इनकम रिसीव हुई है। लेकिन कुछ शातिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने क्या देखा, उन्होंने देखा ये इनकम वैसे तो बाहर के अकाउंट में ही क्रेडिट हो रही है, लेकिन इंडिया में जो फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करे जा रहे हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, किसी भी एसएससी के थ्रू, जो भी इंडिया में फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहा है किसी भी पर्पसेस के लिए, उस इंसान ने उन फाइनेंशियल्स में जो भी बैलेंस शीट इंडिया में प्रिपेयर करी जा रही थी, उस बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट फॉर कर दिया इस पर्टिकुलर इनकम को। रिसीव कहाँ पे हुई थी? बाहर के अकाउंट में, लेकिन अकाउंट फॉर कर दिया इन द बैलेंस शीट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडिया। उसने क्या बोला, इस चीज़ की वजह से, क्योंकि आपने बैलेंस शीट जो कि इंडिया में प्रिपेयर हो रही है, उसमें इस इनकम को अकाउंट फॉर कर दिया। मैं मान के चलूँगा ये इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली, और अगर इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम विच इज़ रिसीव्ड इन इंडिया इज़ इन ऑल द 3 केसेज टैक्सेबल इन इंडिया। इट इज़ सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन इंडिया। और ये चीज़ इन्वोक करके इस इंसान ने क्या बोला, मैं वो इनकम आपके इंडिया में इनकम टैक्स के दायरे में लेके आऊँगा ही आऊँगा, और इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। सरकार ने कहा ये फालतू के जो काम करते रहते इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इसकी वजह से ही लोग इनकम टैक्स नहीं देते सही तरीके से। क्या करते हैं, कार्व आउट बनाते हैं, लिख के बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन बना के सेक्शन 5 की, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ताकि अगर हमने लिख के बोल दिया तो कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर ये फालतू की चीज़ें नहीं करने वाला। तो उन्होंने सेक्शन नंबर 5 में एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऐड करी, जहाँ पे एक्सप्लेन क्या करा कि मियरली बिकॉज, कहाँ पे था मियरली बिकॉज, यहाँ पे मियरली बिकॉज आपने किसी पर्टिकुलर इनकम को टेकन इनटू अकाउंट कर लिया है इन अ बैलेंस शीट विच इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडिया, हम उसको ये नहीं मानने वाले कि आपने रिसीव कर ली है वो पर्टिकुलर इनकम इन इंडिया। ये चीज़ कहाँ पे लेके क्लैरिफाई कर दी, इस एक्सप्लेनेशन पे। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई भी असेसिंग ऑफिसर तंग नहीं कर सकता था किसी भी टैक्स पेयर को इस ग्राउंड पे। एंड फाइनली एक और उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड करी सेक्शन नंबर 5 के अंदर। कौन सी एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन नंबर 2। Explanation number 2 to section 5 provides that income included in assessee's total income and subjected to tax on the ground of its accrual or deemed accrual shall not be included in such person's total income again in the same or subsequent year on the ground of receipt or deemed receipt। शायद समझ नहीं आया होगा, समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, accrual और receipt में डिफरेंस क्या था। रिसीट का मतलब क्या होता है, आपको कभी भी इनकम जो भी रिसीव हो गई है आपके बैंक अकाउंट में, हम क्या बोल रहे थे, कोई भी इनकम आपको रिसीव हो गई या फिर डीम टू बी रिसीव्ड हो गई, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिस भी साल में आपको रिसीव हो जाती है, या फिर डीम टू बी रिसीव हो जाती है। दूसरा तरीका, कोई भी इनकम जो आपको इंडिया में एक्रूअराइज हो जाए या फिर डीम टू एक्रूअराइज हो जाए, तो जिस साल में डीम टू एक्रूअराइज इंडिया में हो गई या फिर जिस साल में वो इनकम आपको एक्रूअराइज हो गई, उसी साल के दौरान वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल बन जाती है।
तो जिस साल में एक्रूवल अराइजल हो रहा है या फिर रिसीट हो रही है उस साल में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल बन जाती है। अब सोच के देखिए, रिसीट पहले होगा या एक्रूवल अराइजल पहले होगा? ऑफ कोर्स एक्रूवल अराइजल पहले होगा। मैं काम करता जा रहा हूँ, मैंने 15 दिन का काम कर दिया अपने एम्प्लॉयर के अंडर, तो 15 दिन का जैसे ही काम कर दिया, 15 दिन की इनकम एक्रूवराइज तो अभी की अभी हो चुकी है। पहले एक्रूवराइज होगी, उसके बाद ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव होगी। प्रोसेस ऐसा चलने वाला है। इसीलिए मैंने आपको तीनों चीज़ें समझाई थी। एक्रूवराइज का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है और रिसीव का मतलब क्या होता है। तो पहले इनकम क्या होगी, एक्रूवराइज होगी डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे। उसके बाद ड्यू डेट आएगी जब कंपनी ऑब्लिगेटेड बन जाएगी वो पेमेंट मुझे करने के लिए, और मेरे पास राइट आ जाएगा टू इन्फोर्स दैट पर्टिकुलर पेमेंट। मान लेते हैं 31st ऑफ द सेम मंथ मुझे क्या मिल जाता है, राइट मिल जाता है। पूरे मंथ में मैंने जितना भी काम करा उसके रिस्पेक्ट में सैलरी मुझे मिलने का, मुझे इन्फोर्स करवाने का पेमेंट मुझे तो एक राइट मिल जाता है। तो हुआ क्या, सबसे पहले पेमेंट एक्रूवराइज हुई, 31st को मुझे राइट मिल गया। लेटेस्ट से 31st को ही मुझे पेमेंट भी मिल जाती है, या फिर 1st या फिर 2nd को मुझे पेमेंट मिल जाती है विद इन अ डे और टू। तो होगा क्या, पहले इनकम एक्रूवराइज हो रही है, उसके बाद वो ड्यू हो रही है, उसके बाद वो मुझे रिसीव हो रही है। तो हमेशा आप क्या देखेंगे, एक्रूवल अराइजल या तो पहले होगा रिसीट से या फिर उसके साथ होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले इनकम रिसीव हो गई उसके बाद एक्रूवराइज हो रही है। वो एडवांस वाला केस हो जाता है, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। तो इस केस में अब दिक्कत क्या आने लग गई, एक इंसान ने लेटेस्ट से किसी साल में कोई इनकम कमाई थी लेकिन उस साल में रिसीव नहीं हुई थी। सरकार ने क्या बोला, इनकम एक्रूवराइज तो हो गई है ना, तो जैसे ही जिस भी साल में इनकम एक्रूवराइज होगी सारी की सारी इनकम पे टैक्स दे दो। मैंने 5 लाख की इनकम किसी साल में प्रीवियस ईयर 1920 में एक्रूवराइज हो गई थी, मुझे रिसीव नहीं हुई थी, सरकार ने इसी साल में मुझसे टैक्स ले लिया, मैंने दे भी दिया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, देना पड़ रहा है, पैसा नहीं आया, टैक्स देना पड़ रहा है अपनी जेब से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन है, दे देता। लेकिन हुआ क्या, अगले साल में सेम इनकम 5 लाख रुपए की ऑफकोर्स एक्रूवराइज हो गई थी, तो कभी ना कभी तो रिसीव होनी थी ना। अगले साल मुझे रिसीव हो गई। जैसे ही रिसीव हुई, मेरे असेसिंग ऑफिसर क्या कह रहा है, भाई साहब इस साल में आपको इनकम रिसीव हो गई है। जैसे ही इनकम रिसीव हो गई है, जिस साल में रिसीव होती है उस साल में आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, तो निकालो 5 लाख पे टैक्स। मैं क्या बोलूँगा, भाई 5 लाख पे पहले ही पिछले साल में 1.5 लाख रुपए का टैक्स मैं दे चुका हूँ एट द रेट ऑफ 30%। अब तुम दोबारा मुझसे टैक्स मांग रहे हो सेम इनकम पे। मतलब एक इनकम, हमेशा कोई भी इनकम की अगर आप बात करेंगे वो एक्रूवराइज भी होगी, वो रिसीव भी होने वाली है। तो आप दोनों ओकेजन्स पे सेम इनकम के रिस्पेक्ट में 2 बार टैक्स थोड़ी मांग सकते हो, ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में इनकम टैक्स ऑफिसर ये भी करने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार ने क्या करा, उन्होंने कहा भाई अगेन कोई भी इंसान इनकम टैक्स नहीं देने वाला। अननेसेसरली आपको अनफेयर नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान पे अनड्यू हार्डशिप इंपोज नहीं करनी चाहिए। कैसे नहीं इंपोज करें, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कैसे रोकें, एक्सप्लेनेशन डाल के इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 5 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स दैट कोई भी इनकम जो इंक्लूड कर दी गई असेसी की टोटल इनकम में एंड सब्जेक्टेड टू टैक्स कर दी गई, मतलब उस पर टैक्स भी कलेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स एक्रूवल और डीम्ड एक्रूवल, की इनकम एक्रू हो गई थी या फिर डीम कर ली गई थी एक्रू होती हुई, टैक्स निकालो। उस इंसान ने दे भी दिया, मैंने दे दिया किसी साल में टैक्स 5 लाख रुपए की इनकम पे, क्योंकि वो या तो एक्रू हो गई थी या फिर डीम टू बी एक्रूड थी, मैंने दे दिया टैक्स। अब क्या बोला जा रहा है, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन सच पर्सन्स टोटल इनकम। मेरी ही टोटल इनकम में ये इनकम इंक्लूड नहीं करी जाएगी, अगेन दोबारा इंक्लूड नहीं करी जाएगी। कब, जब ये इनकम मुझे एक्चुअली रिसीव होती है या फिर डीम कर ली जाती है रिसीव होती हुई। अगर इस ग्राउंड पे आपने टैक्स कर लिया है एक इनकम को, सेम इनकम को दोबारा आप टैक्स नहीं कर सकते इन द सेम ईयर या फिर किसी और साल के अंदर। किस चीज़ की वजह से, कि वही इनकम आपको रिसीव हो गई या फिर डीम्ड रिसीट है। एक इनकम एक ही बार टैक्स होगी, या तो एक रूल बेसिस पे कर लो या रिसीट बेसिस पे कर लो, दोनों को इन्वोक नहीं कर सकते। कैसे पता चलता है, एक्सप्लेनेशन 2 से। दिस इज इट, सेक्शन नंबर 5 टोटली कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ लिया, काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिक के साथ पढ़ी, मेन क्लास की तरह ही पढ़ा है जैसे कि मैं आपको मेन क्लास में पढ़ा रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें लॉजिक्स के साथ। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये लॉजिक्स आप स्किप करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको फास्ट ट्रैक तरीके से भी बता सकता हूँ कि ये सेक्शन 5 ये चीज़ें बोलता है, इस चीज़ का मतलब ये होता है, और उसके साथ साथ आपको ये बता दूंगा सर्कुलर्स क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशंस क्या बोलते हैं। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, पेपर शायद आप पास कर जाएंगे, अच्छे से ये कभी भी नहीं बन पाएंगे, किसी इंसान को कंसल्टेंसी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी स्ट्रक्चर हिलेगा ना इनकम टैक्स एक्ट का, आपको पता ही नहीं होगा नए स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट कैसे करा जाए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीए फाइनल लेवल पे इन सब चीज़ों को स्किप मत करना, हर चीज़ का लॉजिक समझते रहिए। डेली बेसिस पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आ रहा है आपके लिए अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल पे और मल्टीपल अदर चैनल्स पे भी, तो उसको कंज्यूम करिए, उसको समझिए, उसको अप्रिशिएट करिए कि ये जो कंटेंट आ रहा है आपको कहीं ना कहीं अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में हेल्प कर सकता है। और काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। कम्युनिटी टैब में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेली बेसिस पे 2-2 एमसीक्यूज़ आपको मिल रहे हैं। उसके साथ साथ डेली बेसिस पे यहाँ पे मल्टीपल टीचर्स अपना कंटेंट डाल रहे हैं। देखिए आपको किस टीचर का कंटेंट अच्छा लगता है और उसको देखिए, कंसिस्टेंटली देखिए, डेडिकेटेडली देखिए, ग्रोथ आपको लाइफ में ऑटोमेटिकली मिलने ही लग जाएगी। तो इस चीज़ को कंसिडर करिएगा, डेडिकेटेडली क्लासेस अटेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।